हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का ये आने वाला साल बहुत अच्छा बीते। आप जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं वो कामयाबी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़ की कंप्लीट रिवीजन वीडियो लेके आई हूँ, जिसके बाद आप लोगों की एनसीईआरटी की कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि सीटेट की परीक्षा काफ़ी पास आ गई है, तो ये रिवीजन हम लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अब चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ईवीएस के क्लास 4th का पहला पार्ट जो कि है गोइंग टू स्कूल, चलो चले स्कूल, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट के अंदर हमें ये बता रखा है कि बच्चे घर से स्कूल जाने के लिए किन साधनों की मदद लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे सामने है द बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज यूज इन। बांस से बना पुल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये असम में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रॉली को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉली लद्दाख में इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं। ट्रॉली क्या है? ट्रॉली लकड़ी से बना एक झूला होता है जो पुली की मदद से रस्सी में सरकता है। अब हम डिस्कस करेंगे आगे सीमेंट ब्रिज के बारे में। सीमेंट ब्रिज कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? आमतौर पे ये आपको पानी के ऊपर सीमेंट ब्रिज मिल जाएंगे। और सीमेंट ब्रिज बने किसके होते हैं? ये सीमेंट, ईंटें और लोहे के सरिये से बने होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया बांस से बने पुल के बारे में, ट्रॉली के बारे में और सीमेंट ब्रिज के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे वल्लम के बारे में, जिसको हम स्मॉल बोट के नाम से जानते हैं। वल्लम क्या है? लकड़ी की बनी एक छोटी नाव को हम वल्लम के नाम से जानते हैं, जो कि केरल में इस्तेमाल की जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैमल कार्ट के बारे में, यानी कि ऊंट गाड़ी के बारे में। ऊंट गाड़ी कहाँ इस्तेमाल की जाती है? ये राजस्थान में इस्तेमाल की जाती है। और जो बुलक कार्ट होती है यानी कि बैलगाड़ी होती है, ये मैदानी इलाके में यानी कि विलेज इन प्लेन्स, इन जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि उत्तराखंड में यानी कि जो माउंटेन एरिया होते हैं उन जगहों पे किनका सहारा लिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यहाँ पे हमें बता रखा है कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जहाँ होते हैं, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं, जैसे कि आप कह लीजिए पहाड़ी इलाके, वहां पर ज्यादातर पैदल चल के रास्ता पार करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है ईयर टू ईयर, कान कान में। इस पार्ट के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जानवरों के बारे में। यहाँ पे हमें बोल रखा है वी नो दैट ईयर हेल्प अस टू हियर। हमें पता है कि कान हमें किसी भी चीज को सुनने में मदद करते हैं। अ बर्ड हैज टाइनी होल ऑन बोथ द साइड ऑफ इट्स हेड, यानी कि अगर हम किसी पक्षी को देखें तो उसके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे हमें छेद दिखाई देंगे। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर, और ज्यादातर हमें देखा गया है कि ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं ये यहाँ पे फेदर से कवर होते हैं, और इनकी मदद से ही कोई पक्षी किसी भी आवाज को सुन पाते हैं। आगे अब हम डिस्कस करते हैं लिजर्ड और क्रोकोडाइल के बारे में, इनके कानों के बारे में। छिपकली और मगरमच्छ जो होते हैं इनके भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, पर इनकी मदद से ये दोनों सुन पाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ अदर एनिमल्स के बारे में और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। जैसा कि हमें यहाँ पे बता रखा है एनिमल्स विद आउटर विजिबल एयर, यानी कि ऐसे कुछ जानवर जिनके कान हमें दिखाई पड़ते हैं बाहर से और इनके शरीर में बाल होते हैं। ऐसे जानवर जो होते हैं वो यंग वंस को बर्थ करते हैं, यानी कि ये बच्चे देते हैं। और इसके अपोजिट अगर हम देखें तो ऐसे जानवर जिनके कान हमें दिखाई नहीं पड़ते और जिनके शरीर में बाल नहीं होते, वे जानवर क्या देते हैं? वे जानवर अंडे देते हैं। दे ले एग्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अ डे विथ नंदू। नंदू हाथी के बारे में ये जो पार्ट हमें दे रखा है, इसमें हमें एलिफेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पता चलेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट
मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीफ एंड ट्विंग इन अ डे। अगर एक हम बड़े हाथी को देखें तो ये एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है एलिफेंट स्लिप ओनली 2 to 4 आवर अ डे। एक दिन में अगर हम देखें तो जो हाथी होते हैं वे केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमें बता रखा है देयर इज नो मेल एलिफेंट इन द हर्ड, दे लेफ्ट एज दे टर्न 14 to 15। अगर एक झुंड को हम देखें, हाथियों के झुंड को, तो उसमें आपको कोई भी मेल एलिफेंट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब ये 14 से 15 साल के होते हैं तब वे अपने झुंड को छोड़ देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आगे द स्टोरी ऑफ अमृता, अमृता की कहानी। इसमें पहला पॉइंट हम लोगों को बता रखा है खेजरी विलेज के बारे में। खेजरी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। राजस्थान में जोधपुर के पास खेजरी गांव है। अब इस गांव के बारे में हमें क्यों जानना स्पेशल है, इसको जरा देखते हैं। इस गांव का नाम खेजड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ होते हैं और इस गांव के लोगों को हम बिश्नोईस के नाम से जानते हैं। इसके पीछे एक कहानी हमें बता रखी है कि एक राजा थे जो अपने सैनिक को भेजते हैं और इस एरिया में जितने भी ये खेजड़ी के पेड़ हैं उनको काटने का आदेश देते हैं। बट यहाँ के जो निवासी होते हैं वे उन सैनिक को मना कर देते हैं कि यहाँ पे पेड़ को नहीं काटा जाएगा। और उसके बाद राजा जब उस एरिया में आते हैं तो राजा देखते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उन पेड़ों की देखभाल कर रहे हैं और उसके बाद राजा ने ही उन्हें एक टाइटल दिया था जिसके बाद उन्हें बिश्नोईस के नाम से जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में खेजड़ी है क्या और इसके क्या लाभ हैं। द खेजड़ी ट्री कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर, यानी कि इस पेड़ को उगने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती और इसकी छाल जो है वह दवाई बनाने के काम आती है और उसकी लकड़ी में जल्दी कीड़ा नहीं लगता। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें खेजड़ी ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे अनीता एंड हनी बीज, अनीता की मधुमक्खियाँ। इस पार्ट के अंदर हमें मधुमक्खी पालन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता चलेगा। यहाँ पर अनीता बताती हैं कि वे बुचाहा गांव में रहती है जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बिहार में स्थित है। आगे यहाँ पे बताती हैं हमें हनी बीज के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में। यहाँ पे बताती हैं कि हनी बीज को कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जो लीची के फ्लावर होते हैं, जो लीची के पौधे होते हैं, वे हनी बीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादातर बी कीपिंग करते हैं और इसकी मदद से यहाँ पे लोग हनी को कलेक्ट करते हैं और इसे बेच के वे अपना गुजारा अच्छा खासा कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें बता रखा है कि हनी बीज की ट्रेनिंग किस तरीके से की जाती है। अनीता यहाँ पे बताती हैं कि उसके ट्रेनिंग के दौरान उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो हनी बी हैं वे अपने अंडे कब देते हैं। ये अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देते हैं। आगे यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम एक छत्ते को देखें, एक बीहाइव को देखें, उसके अंदर हमें एक क्वीन बी मिलेगी, यानी कि एक रानी मिलेगी जो कि वहाँ पे अंडे देगी। और साथ ही साथ अगर हम एक छत्ते को देखें तो उसमें बहुत कम मेल बीज हमें मिलते हैं और उसके अलावा जो बीज होते हैं उन्हें हम वर्कर बी के नाम से जानते हैं, जो कि हनी कलेक्ट करने का काम करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ओमनास जर्नी के बारे में, ओमना का सफर। इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे के जो 3 पार्ट हैं वो ओमना की जर्नी पे ही बेस्ड हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे सामने है, ये बताती है कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। ट्रेन इज स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ, गुजरात। यहाँ पे बता रही हैं कि ट्रेन कहाँ से चलना स्टार्ट हुई। ट्रेन यहाँ पे गांधीधाम जो कि कच्छ में है यहाँ से चलना शुरू हुई है। आगे ये यहाँ पे बताते हैं अहमदाबाद और वलसाड जो है ये गुजरात में स्थित है और कोझिकोड जो है ये केरल में स्थित है, हमें ये पता होना चाहिए। और इस पार्ट के अंदर हमें ये बताया भी गया है। और इसके अलावा क्योंकि ये ट्रेन कहाँ से चलना शुरू हुई, गांधीधाम कच्छ से चलना स्टार्ट हुई है, तो हमें गुजरात के कुछ फूड के बारे में भी पता होना चाहिए। गुजरात में जो फेमस फूड है वो है ढोकला विथ चटनी और साथ ही साथ लेमन राइस यहाँ पे खाया जाता है
विथ सम मिठाई, यानी कि कुछ मिठाई भी इसके साथ होती है। ये कुछ ऐसे फूड आइटम है जो कि गुजरात में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब हम डिस्कस करते हैं, ओमना जब खिड़की के बाहर देखती है तो खिड़की के बाहर देखने पे उसे क्या चीज़ें दिखाई देती है। इसे अगले पार्ट के साथ कनेक्ट किया गया है जिसका नाम है फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। जब वो खिड़की के बाहर दिखती है तब वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है जो कि मडगांव का लगा है। और मडगांव, वो अपने पापा से पूछते हैं कि मडगांव कहाँ है, तो उसके पापा बोलते हैं गोवा में स्थित है। और इसके अलावा अगर हम देखें, गोवा से लेकर केरला के बीच में कितने ब्रिज और कितने टर्नल्स आए हैं, तो 2000 ब्रिज और 92 टर्नल इन दोनों के बीच में है, गोवा और केरल के बीच में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ लैंग्वेज और किन जगह पे ये बोली जाती है। अगर हम देखें, मलयालम जो है ये केरल में बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम मराठी देखें, मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप और नागर हवेली में बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम कन्नड़ देखें तो ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बोली जाती है। अब चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कोंकणी कहाँ बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। इसके अलावा गुजराती जो है ये गुजरात में बोली जाती है। अब देखिए, अभी हमने दो पार्ट देखे, ओमना की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, उसके बाद जब ओमना खिड़की के बाहर देखती है तो वे क्या चीज़ें देखती है। अब हम डिस्कस करेंगे ओमना की जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो वो अपनी ग्रैंड मदर के वहाँ जा रही थी, तो उसके वहाँ जाके उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंस मिलता है। तो इस पार्ट का नाम यहाँ पे दे रखा है रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस, नानी के घर तक। तो यहाँ पे नानी के घर जब वो पहुंच रही होती है तो वे ट्रेन से उतरने के बाद एक आवाज सुनाई देती है, लो फेरी आ गई। अब ये फेरी है क्या? ये फेरी एक तरीके की बोट होती है जो कि केरल में इस्तेमाल की जाती है पानी वाले इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन से सफ़र किया गया था तो हमें ट्रेन के टिकट के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। तो चलिए एक ट्रेन के टिकट को देखते हैं और उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दी होती है ये ज़रा डिस्कस करें। अगर एक ट्रेन की टिकट के अंदर हम देखें तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में हमें टिकट नंबर दिया जाता है और लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं PNR नंबर यहाँ पे मेंशन होता है। और उसके जस्ट साइड में हमें यहाँ पे ट्रेन का नंबर और कौन सी डेट में ये जर्नी हो रही है, डेट नंबर। और इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे हमें किलोमीटर भी बता रखा है कि जर्नी कितने किलोमीटर की है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कितने अडल्ट और कितने बच्चे यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी हमें नंबर वाइज बताया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नीचे यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि कितने मेल हैं और उनकी एज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी जाती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक ट्रेन की टिकट में हमें अवेलेबल होती हैं। एक ट्रेन की टिकट के अंदर हम लोगों को ट्रेन का नंबर, PNR नंबर, कौन से डेट में ये जर्नी हो रही है, कोच कौन सा है, बर्थ नंबर क्या है, कितने की टिकट है, कितना डिस्टेंस है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो कितने अडल्ट और कितने बच्चे वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें ट्रेन की टिकट से ये डिटेल मिल जाती है। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगला पार्ट जो कि है हु तू तू हु तू तू। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कबड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारे सामने है, देयर आर 12 प्लेयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी। कबड्डी की एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से जो 7 प्लेयर होते हैं वो एक टाइम में ग्राउंड में खेल रहे होते हैं और जो बाकी के 5 हैं वे यहाँ पे विकल्प की तरह होते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह यहाँ पे होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कर्णम मलेश्वरी के बारे में। कर्णम मलेश्वरी कौन है? ये एक वेट लिफ्टर है जो कि आंध्र प्रदेश में रहती हैं और इन्होंने अपनी जो वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग है ये तब शुरू कर दी थी जब ये 12 वर्ष की थी। और यहाँ पे हमें बता रखा है कि कर्णम ने अभी तक 29 मेडल जीते हैं, वो भी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है वैली ऑफ फ्लावर, यानी कि फुलवारी के बारे में। यहाँ पे हमें बता रखा है इन द हिल ऑफ उत्तरांचल देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर एवरीवेयर। अगर हम उत्तरांचल की हिल्स को देखें तो वहाँ पे हमें एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे हर जगह फूल ही फूल है और इस जगह को हम द वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जानते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसे हम कन्नौज जिला के नाम से जानते हैं, जो कि इत्र बनाने के लिए फेमस है, यानी कि परफ्यूम बनाने के लिए ये जगह फेमस मानी जाती है। और ट्रक लोड करके यहाँ पे फ्लावर्स लेके आए जाते हैं नेबरिंग एरिया से, ताकि यहाँ पे परफ्यूम बनाया जा सके, रोज वाटर बनाया जा सके, इसके अलावा किवाड़ वाटर यहाँ पे तैयार किया जा सके। इन सभी कामों के लिए कन्नौज जिला फेमस है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बसावा फार्म के बारे में, बसावा का खेत। अब चलिए इसमें फार्मिंग से रिलेटेड हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पता चलेगा। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं बेलवनिका गांव कहाँ स्थित है। बेलवनिका विलेज जो है ये कर्नाटका का एक विलेज है। अब देखिए क्योंकि हमें इस चैप्टर में फार्मिंग के बारे में बताया गया है, तो देखिए इसमें हम समझेंगे अनियन क्रॉपिंग के बारे में। इस पार्ट के अंदर ये जो फैमिली है ये अनियन की क्रॉपिंग करती है, और हमें ये पता होना चाहिए अगर हम अनियन क्रॉपिंग की बात करें तो ये खरीफ और लेट खरीफ कल्टीवेशन मानी जाती है, जो कि कर्नाटका में की जाती है। द बिजी मंथ, चू चू करती आई चिड़िया। ये जो पार्ट है इस पार्ट में हमें गज्जू भाई बेदिका के बारे में बताया गया है, जो कि गुजरात में रहते हैं और इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, मजेदार किस्से कहानियों की किताबें और पत्रों को लिखा है। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं कोयल के बारे में। यहाँ पे हमें बता रखा है कोयल जो होते हैं वे अपने अंडे क्रो के नेस्ट में छोड़ के चले जाती हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ पे पता चलेगा कि जो कोयल है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा छोड़ देती है और कौवा उसे अपना अंडा समझ के उसे पालता और पोसता है। आगे यहाँ पे बता रखा है बर्ड यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग, यानी कि जो चिड़िया होती है ये नेस्ट का इस्तेमाल किस लिए करती हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए। और जैसे ही वो अंडे फूट जाते हैं और जो उनके चिक्स होते हैं, जो छोटे छोटे चिड़िया होती हैं, वे बड़ी हो जाती है, वे घोंसलों को छोड़ के चले जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वेवर पक्षी के बारे में। यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रखा है, जो मेल वेवर बर्ड होती हैं, यानी कि जो नर वेवर पक्षी होते हैं, ये सुंदर सा घोंसला तैयार करते हैं, और जो मादा वेवर होती है यानी कि फीमेल वेवर होती है, उन नेस्ट को देखती है और उनमें से किसी एक को चूज करती है जो उनको बेस्ट लगता है, और उसके बाद उनमें अपना अंडा देती है। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगला पार्ट, जो कि है सुपर सेंसस। सुपर सेंसस में हमें जानवरों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे बता रखा है एज द एंट मूव, जैसे जैसे चींटियां आगे बढ़ती हैं, दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, तो वो एक ग्राउंड में एक स्मेल छोड़ते हुए चले जाती हैं। और इससे होता क्या है, द अदर एंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, यानी कि जो पीछे आने वाली चींटियां हैं वे उन स्मेल को सूंघते हुए वे रास्ता खोज लेते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चींटियां अपना रास्ता कभी नहीं भूलती। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं मस्कीटोज के बारे में, मच्छर के बारे में। यहाँ पे हमें बता रखा है मस्कीटोज कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडी। जो मच्छर होते हैं वे लोगों के शरीर की जो गंध होती है या फिर पैरों के तलवे की जो स्मेल होती है, इससे वे लोगों को ढूंढ लेते हैं। तो इस तरीके से मच्छर हमारे पास आसानी से पहुंच जाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे शरीर की गर्मी होती है इससे भी हमें ढूंढ पाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिल्क वॉर्म के बारे में। यहाँ पे हमें बता रखा है अ सिल्क वॉर्म कैन फाइंड देयर फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। रेशम का जो कीड़ा होता है वह अपनी मादा को, फीमेल को, उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। अब हम डिस्कस करते हैं डॉग्स के बारे में। डॉग्स के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, यानी कि सड़कों पर जो कुत्ते होते हैं इनकी जगह बटी होती है। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ देयर यूरिन और पॉटी। यहाँ पे हमें बता रखा है एक कुत्ते को ये पता चल जाता है कि उसके एरिया में, उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता है, उसकी मलमूत्र के गंध और उसकी पॉटी की स्मेल से वे पहचान लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बर्ड्स के बारे में। यहाँ पे हमें बता रखा है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स have their eyes on either side of the head and their eyes can focus on two different things at a time। यानी कि अगर हम ज़्यादातर पक्षियों को देखें तो उनके सर के दोनों तरफ आंखें होती हैं
और इसके वजह से पक्षी एक ही समय में दो अलग-अलग चीज़ों को देख पाता है। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें पक्षी के बारे में कुछ और फैक्ट बता रखा है। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, यानी कि जब कोई भी पक्षी बिल्कुल सामने की तरफ देख रहे होते हैं तो बोथ देयर आईज फोकस ऑन सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि जब वे सामने की तरफ देख रहे हैं तो उनकी दोनों आंखें किसी एक ही चीज को देख रही होती है। अब हम डिस्कस करते हैं काइट्स, ईगल्स और वल्चर के बारे में, यानी कि चील, बाज और गिद्ध के बारे में जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमें बता रखा है सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन, यानी कि ये हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी वाली चीज भी देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 किलोमीटर दूर दिखाई पड़ती है वे 8 किलोमीटर दूरी से ही उस चीज को देख लेते हैं, यानी कि हमसे 4 टाइम्स अच्छा इनका सेंस ऑफ विजन है। अब चलिए और कुछ पॉइंट डिस्कस करें। In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. That's why birds have to turn their head to see around. अगर हमने ज़्यादातर पक्षियों को देखा है तो वे अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो उनकी आंखों की पुतलियां होती हैं वे घूम नहीं पाती। इसकी वजह से अगर उन्हें कुछ चीज़ देखनी है तो उन्हें अपनी गर्दन को हिलाना पड़ता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। यहाँ पे हमें बता रखा है एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन। अगर हम जानवरों को देखें तो वे उतने ज़्यादा रंग नहीं देख पाते जितने कि हम लोग देख पाते हैं। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन डे टाइम कैन सी सम कलर। ऐसे जानवर जो दिन के समय में जागते हैं वे कुछ रंग देख पाते हैं, पर ऐसे जानवर जो रात के समय में जागते हैं वे सिर्फ और सिर्फ काले और सफेद रंग को ही देख पाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लियर हुआ दिन में जागने वाले जानवर ज्यादा रंग देख पाते हैं एज कंपेयर टू रात में जागने वाले जानवरों को कंपैरिजन। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं स्नेक्स के बारे में। यहाँ पे हमें सांपों के बारे में बता रखा है सांप में बाहरी कान नहीं होते। अगर हम देखें तो जो स्नेक्स होते हैं वो डेफ होते हैं एंड दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन दी ग्राउंड। जमीन में रेंगने के कारण जो जमीन में कंपन होती है वे उस कंपन से ही किसी चीज को सुन पाते हैं। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बाघ यानी कि टाइगर के बारे में। टाइगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे हमें बता रखा है अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। अगर हम बाघ को देखें तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से किसी चीज को देख पाते हैं। अब चलिए इनके सेंस ऑफ हियरिंग को भी जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमें बता रखा है अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प। अगर हम देखें तो उनके जो सुनने की शक्ति होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। दैट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टिंग ऑफ लीफ एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। यानी कि उनके जो सुनने की शक्ति होती है वो इतनी अच्छी होती है कि वो पहचान लेते हैं कि जो घास हिल रही है वे सिर्फ और सिर्फ हवा की वजह से हिल रही है या फिर कोई जानवर उसके पीछे छुपा हुआ है। आगे यहाँ पे बता रखा है अगर हम एक बाघ का गुर्राना सुने तो वे हमें 3 किलोमीटर की दूरी से भी सुनाई पड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो बाघ के कान होते हैं वे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं एंड दिस हेल्प टू कैच देम द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। और इसकी वजह से उन्हें चारों तरफ से आने वाली आवाजें आसानी से सुनाई पड़ती हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखा है। आगे यहाँ पे बता रखा है हाथी को उसके दांत के लिए, गैंडों को उसके सींग के लिए और साथ ही साथ शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मारा जाता है, क्योंकि ये काफी महंगी बिकती है तो इनके लिए इनका शिकार किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखा है कस्तूरी हिरन के बारे में, मस्क डियर के बारे में। इसको इत्र बनाने के लिए यानी कि एक सिंपल से सेंट बनाने के लिए इसे मारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखा है सम फॉरेस्ट एरिया दैट आर प्रोटेक्टेड बाय अ गवर्नमेंट। दीज आर कुछ ऐसे फॉरेस्ट एरिया हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है कि वहाँ पे जानवरों का शिकार करना मना है, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है और खाना भरतपुर जिले राजस्थान में स्थित है। इन दोनों जगह पे शिकार करना मनाही कर रखी है।
अब चलिए जरा सांपों के बारे में समझते हैं, स्नेक्स के बारे में समझते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है सपेरों को हम कालबेलियास के नाम से भी जानते हैं। जो सांपों को अपनी धुन में नचा सकते हैं उन लोगों को कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। अब हम समझेंगे नागगुफ्न के बारे में। नागगुफ्न क्या है? ये एक तरीके से डिजाइन है जिसको हम रंगोली बनाने में, एम्ब्रॉयडरी करने में और डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के अंदर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्नेक चैम्बर के बारे में। The snake chambers collect or make many medicine with the help of plant which are found in forest. जो snake chambers होते हैं वो कई सारी medicines वगैरह कलेक्ट करते हैं ऐसे प्लांट से जो फॉरेस्ट वगैरह में मिलते हैं और उनसे बाद में मेडिसिन भी बनाई जाती है। इसके अलावा हमें यहाँ पे बता रखा है जो स्नेक्स होते हैं वे फार्मर के यहाँ पे फ्रेंड माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो खेतों में जो चूहे वगैरह होते हैं फील्ड में, ये स्नेक्स क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं। अगर ये रैट को ना खाएं तो एक तरीके से वे क्रॉप को पूरी तरीके से खराब कर सकते हैं। अब चलिए आगे जरा हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, चखने से पचने तक। पहला पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखा है कि हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, इसका तापमान कितना होता है? इसका टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जो स्टमक है, पेट के अंदर जो जूस पाया जाता है उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। और ये किस नेचर का होता है? ये एसिडिक नेचर का होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जरा हम डिस्कस करेंगे राइस सबसे ज्यादा ग्रो कहाँ होती है। मोस्ट राइस ग्रो इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पे हमें आत्रपुरम के बारे में बता रखा है। ये क्या है? आत्रपुरम क्या है? आत्रपुरम एक गांव है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं खाने की चीजें और उनके पचने का समय। जैसे कि कच्चा दूध अगर हम खा लें तो ये हमारे पेट में जाने के बाद पचने के लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय लेगा। और अगर हम उबला दूध पिए तो उबला दूध पीने के बाद वे 2 घंटे में पच जाता है। अगला है पूरी तरह उबला अंडा। अगर हम एक तरीके से पूरी तरह उबला अंडा खाएं तो वे 3 घंटे 30 मिनट का समय लेगा, यानी कि 3.5 घंटे का समय लेगा। अगला है कम उबला अंडा, अगर हम खाते हैं तो वे 3 घंटे में पच जाएगा हमारे पेट के अंदर। अगला है कच्चा अंडा फेटा हुआ, ये 2 घंटे का समय लेगा। और अगर हम कच्चा अंडा खाएं तो ये 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में पच जाता है। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें एक क्लू दे रखा है जिसमें बता रखा है 3 साल की रश्मि के हाथ पैर पतले हैं और उसका पेट फूला हुआ है। उसे कौन सी बीमारी है और उसके शरीर में किस विटामिन की कमी है? उसे सूखा रोग है जिसे हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं और उसके शरीर में विटामिन डी की कमी है जो कि संतुलित आहार की कमी की वजह से होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें यहाँ पे बता रखा है ग्लास जार और बॉटल के अंदर अगर हम अचार भरना चाहें, पिकल्स भरना चाहें तो हमें करना क्या चाहिए? हमें उसे अच्छी तरीके से सुखा लेना चाहिए धूप में, ताकि उसके अंदर से जितनी भी नमी है वो निकल जाए। और अगर उसके अंदर नमी रह जाएगी तो जो हमारा अचार है वे जल्दी खराब हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फफूंदी ना लगे। इसके लिए हमें क्या करना है? अच्छी तरीके से उस ग्लास जार को सुखाना है, ड्राई करना है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी हमें यहाँ पे एक क्लू दे रखा है कि कोई डॉक्टर है जो एक मरीज को खाने में कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी जरूर खाने को सुझाव देता है। तो उस मरीज को कौन सी बीमारी से वे पीड़ित है? उस मरीज को एनीमिया हुआ है जो कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है। और वे गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी अगर खाता है तो ये एनीमिया रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। अब चलिए कुछ फूड आइटम देख लेते हैं और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ फूड आइटम हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं और हम कौन से ऐसे घरेलू उपाय अपनाएं जिनसे वे जल्दी खराब ना हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दूध के बारे में। अगर हमें दूध को जल्दी खराब होने से बचाना है तो हमें उसे उबाल के रखना चाहिए। अगला है पके हुए चावल। अगर हमें पके हुए चावल को जल्दी खराब होने से बचाना है तो हमें क्या करना है? एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखना चाहिए। अगला है अगर हमें
हरा धनिया जल्दी खराब होने से बचाना है तो हमें करना क्या चाहिए? हमें गीले कपड़े में उसे लपेट कर रखना चाहिए। अगला है प्याज लहसुन अगर जल्दी खराब हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे खुले में रखना चाहिए और उसे नमी से बचा कर रखना है। अब चलिए हम लोग जरा डिस्कस करें कि हमारे टंग के अंदर, जीभ के अंदर कौन कौन से टेस्ट बर्ग पाए जाते हैं। जो जीभ का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वे स्वीट चीज़ों को भापता है, और इसके अलावा अगर हम साइड देखें, साइड में ये सोर यानी कि खट्टी चीज़ें, और इसके दूसरे साइड ये नमकीन चीज़ें, और पीछे के साइड ये जो कड़वी चीज़ें होती हैं, बिटर चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को टेस्ट में पहचानने में मदद करता है हमारा टंग। अब चलिए आगे ज़रा डिस्कस करते हैं वेल्क्रो के बारे में। वेल्क्रो क्या है जरा इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस करें कि ये डिस्कवर किसने किया था। ये जॉर्ज मेस्ट्रल ने डिस्कवर किया था, जो कि 1948 में डिस्कवर हुआ था। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि छोटे हुक की तरह सेम होता है और किसी चीज़ को स्टिक करने में मदद करता है, चिपकाने में मदद करता है। अगर हम वेल्क्रो को देखें, वेल्क्रो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये कपड़ों में, शूज़ में, बैग में, बेल्ट में और कई चीज़ों को चिपकाने में, स्टिक करने में मदद करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि साउथ अमेरिका से और यूरोप से कौन-कौन से बीज भारत लाई गई। साउथ अमेरिका से मिर्च, टमाटर, आलू और अमरूद के बीज लाए गए थे, और यूरोप से बंद गोभी और मटर के बीज लाए गए थे, और इसके बाद इनका उत्पादन किया गया। अब हम डिस्कस करते हैं अगला पार्ट, जो कि है बूंद बूंद दरिया दरिया। अगले पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले हम एक बार स्लॉथ के बारे में डिस्कस करें। ये हमें बियर की तरह दिखते हैं पर ये बियर नहीं होते। ये स्लॉथ होते हैं जो कि एक पेड़ में उल्टा लटक के 17 घंटे की नींद लेते हैं। और इनकी क्या खास बात है, ये जिस पेड़ में लटक के सोते हैं, रेस्ट करते हैं, वे उसी पेड़ की पत्तियों को खाते हैं, और ये ज़्यादा हिलते डुलते नहीं है। ये लगभग अपने पूरे जीवन काल में 8 से 9 पेड़ ही इधर-उधर करते हैं, और जिस पेड़ में रहेंगे उसी पेड़ की पत्तियों को ये खाते हैं। और ये लगभग हफ्ते में एक बार नीचे उतरते हैं पेड़ से, और ज़्यादा समय ये उसी पेड़ की पत्तियों को खा के उसी पेड़ में उल्टा लटक के सोते हैं। और इसके अलावा अगले पार्ट में बढ़ने से पहले मैं एक बार नेपेंथिस पौधे के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूं। इस पौधे को हम शिकारी पौधे के नाम से जानते हैं, जिसे हम पिचर प्लांट भी बोलते हैं। ये शिकारी पौधा इसलिए होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड खुद नहीं बनाता। जैसे ही कोई छोटे कीड़े मकोड़े या फिर आप कह लीजिए मेंढक इसके पास आते हैं, तो ये इस माउथ को बंद कर लेता है और उसे डाइजेस्ट कर लेता है। इसी वजह से इसे शिकारी पौधे के नाम से जाना जाता है। इस पार्ट के अंदर सबसे पहले हमें अलबरूनी के बारे में बताया गया है। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल हम उज़्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। अलबरूनी ने भारतीय तालाबों के बारे में लिखा है। उन्होंने भारतीय तालाबों के बारे में अपनी किताब में यहाँ पे वर्णन किया है, और ये बताते हैं यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो वे हैरान रह जाएंगे। तो एक तरीके से इन्होंने हमारे यहाँ के तालाबों की और हमारे यहाँ के लोगों की तारीफ की है। अब चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करें। अगले पॉइंट में हमें यहाँ पे बता रखा है, राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में बस 10 या 11 दिन ही बारिश होती है। नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं होता। यहाँ पे हमें राजस्थान के बारे में बताया गया है। राजस्थान में अगर जैसलमेर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो इलाके हैं वहाँ साल में लगभग 10 या 11 दिन ही बारिश होती है, और वहाँ की नदियों में लगभग पानी नहीं होता। आगे यहाँ पे बता रखा है उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में ब्याह कर आई जो दुल्हन होती है वे झरने या तालाब पर जाकर सर झुकाती है। यहाँ ये रिवाज माना गया है, अगर नई ब्याह कर आई दुल्हन झरने तालाब में जाकर सर झुकाती है तो इससे क्या होगा, वे झरने और तालाब कभी भी नहीं सूखते। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। आगे यहाँ पे हमें बता रखा है 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाके में जब सूखा पड़ा था, तब फूली बिसरी बावरियों को एक बार फिर याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावरी में 200 ट्रक से ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। यहाँ पे हमें 1986 की बात बताई गई है कि जोधपुर और आसपास के जो इलाके हैं, जब वहाँ पे सूखा पड़ गया था तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, बावड़ियों में जो कूड़ा भरा हुआ था उनको निकाला, और धीरे धीरे उनमें पानी आने लगा और वहाँ के लोगों को इस तरीके से पानी
मिल गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें बता रखा है, पुनीता के मोहल्ले में दो पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उनमें पानी था, लेकिन अब नहीं है। उसकी क्या क्या वजह हो सकती है कि वे कुएं सूख गए। पहला यहाँ पे बता रखा है, कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका स्तर कम हो रहा है। अगला पॉइंट है, तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब वे नहीं रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, पेड़ के आसपास और पार्क की जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। तो इन वजहों से जो आजकल कुएं हैं ये सूखते चले जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें। अब हम डिस्कस करेंगे तरुण भारतीय संघ के बारे में। ये एक ऐसी संस्था है जो बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करती है कि पहले के समय में पानी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता था और ये संघ के लोग करते क्या है। संघ के लोग पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब बनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखा, अलबरूनी एक उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में हमें जानने में सहायक है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जो कि है पानी का प्रयोग। पहला पॉइंट हमारे सामने, स्टील की कटोरी में लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। इसलिए स्टील की कटोरी जो होती है वो पानी में तैरती है और जो लोहे का कील होता है वे डूब जाता है। हमें यहाँ पे बता रखा है जो लोहे की कील होती है वो क्यों डूबती है और जो कटोरी होती है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ पे एक सूत्र बता रखा है, फॉर्मूला बता रखा है जो कि है डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें यहाँ पे एक प्रश्न में दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो 5 किलोग्राम पर लीटर दे रखी है और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10 लीटर वॉल्यूम दे रखा है पानी का। तो ये पूछ रखा है कि उसका मास कितना होगा। तो देखिए हमें पता है एक सूत्र, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। जो डेंसिटी है ये हमें 5 दे रखी है और मास हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो मास को हम x ले सकते हैं। और जो वॉल्यूम है ये हमें यहाँ पे 10 दे रखा है। ये जो 10 है यहाँ पे ये भाग में है तो दूसरे साइड जाके ये क्या हो जाएगा, गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई। और 10 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50 केजी। तो इस क्वेश्चन में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है, इसका जो भार होगा, इसका जो मास होगा वो कितना होगा, 50 केजी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। अगर हम एक नींबू को साधारण पानी में डालते हैं तो वे डूब जाता है, पर अगर उस पानी में थोड़ा नमक डाल के अगर हम उस नींबू को डालें तो वह नींबू वहाँ पे तैरने लग जाएगा। और इसका कारण क्या है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है, जो सॉल्टी वाटर होता है उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व उसका ज़्यादा होता है। अब चलिए जरा हम डिस्कस करते हैं मृत सागर यानी कि डेड सी के बारे में। यहाँ पे हमें बता रखा है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ये जो डेड सी है ये सबसे सॉल्टी वाटर इसके अंदर होता है। अगर हम अंदाजा लगाएं तो लगभग ये इतना नमकीन होता है कि 1 लीटर पानी के अंदर 300 ग्राम नमक मिला है, इतना ये नमकीन माना गया है। आगे यहाँ पे बता रखा है, मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हैं। इस सागर के अंदर हम डूबेंगे नहीं। अब चलिए यहाँ पे कथवन यानी कि बॉइलिंग और वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन के बारे में भी जरा एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है कथवन यानी कि बॉइलिंग और वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन में यह अंतर है कि वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन किसी भी तापमान में हो सकता है, जबकि कथवन जो है वो हर टेम्परेचर में नहीं होता, यानी कि बॉइलिंग ये है एक फिक्स टेम्परेचर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस जिस पे चीज़ें बॉईल होती हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं दांडी यात्रा के बारे में जो कि 1930 में हुई थी। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी गई थी।
ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया गया था। इस कानून से लोग अपने घर पे इस्तेमाल करने वाला नमक भी नहीं बना पाते थे। तो इस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्हें मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। और गांधी जी का यह मानना था कि जो चीज़ हमें कुदरत देती है, वे चीज़ पे किस तरीके का टैक्स और उस चीज़ पे किस तरीके की पाबंदी। तो इसी तरीके से कुछ लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी तक, समुद्र तक तक उन्होंने एक लंबी यात्रा की, जिसके बाद गलत कानून को तोड़ा गया। तो इसी को हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नमक बनाने का तरीका। नमक बनाने का क्या तरीका है अगर हम आम तौर पे बनाना चाहते हैं। समुद्र के पानी में जैसा कि हमें पता है नमक पहले से होता है, तो समुद्र के पानी को आसपास छोटे छोटे गड्ढे बना के उनमें भर दिया जाता है और जब तेज धूप आती है तो वे पानी वहाँ पे सूख जाता है और इस तरीके से हमें नमक का ढेर वहाँ पे मिल जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मच्छरों की दावत। यहाँ पे हमें बता रखा है रजत बुखार में खेलने का दिल नहीं करता। रजत बोलता है बुखार में खेलने का दिल नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई खानी पड़ती है तथा खून टेस्ट भी करवाना पड़ता है। रजत को क्या है, रजत को यहाँ पे मलेरिया हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और जिसका पता खून जांच करवाने से चलता है। अब देखिए यहाँ पे हमें माइक्रोस्कोप के बारे में बताया गया है। माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज है जो किसी भी छोटे से छोटी चीज को 1000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं कि ये जो मलेरिया की दवाई है ये किससे बनाई जाती है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसकी छाल से सीधा दवाई बनाई जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि मलेरिया की जो दवाई है ये सिनकोना पेड़ से बनाई जाती है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं कि एनीमिया क्या है। अगर हम देखें तो साधारण भाषा में अगर हम इजी लैंग्वेज में बोलें तो जो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है, यानी कि आयरन की कमी या फिर हीमोग्लोबिन की कमी को हम एनीमिया बोल सकते हैं। तो इसमें आगे बता रखा है इसमें ताकत की दवाइयों के साथ साथ गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी खाने के लिए डॉक्टर सलाह करते हैं, क्योंकि इनसे खून बढ़ता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें। आगे यहाँ पे हमें बता रखा है कि दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया की समस्या। एनीमिया से बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। जैसे कि हमें पता है कि एक तरीके से फिजिकली और मेंटली बच्चा यहाँ पे सफ़र करता है। इसके कारण बच्चे ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते और उन बच्चों में फुर्ती भी कम हो जाती है। जो कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता है वे बच्चे समझने में काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं और बच्चों को यहाँ पे परेशानी होती है। इसीलिए बच्चे को एनीमिया से पीड़ित ना हो, इसके लिए स्कूलों में एनीमिया की गोलियां दी जाती है। तो इस तरीके से बच्चा फिजिकली और मेंटली यहाँ पे अपने आप को डेवलप कर पाएगा और कहीं ना कहीं एनीमिया से बच पाएगा। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं मच्छरों से होने वाली बीमारियां। हमें यहाँ पे बता रखा है कि मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। अगर हम देखें ये जो मलेरिया होता है ये मादा एनाफिलिस से होता है, जबकि डेंगू और चिकनगुनिया जो है मादा एडस की वजह से होता है। अगर हम मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसके क्या उपाय होने चाहिए, जरा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आसपास पानी जमा ना होने दें और जो गड्ढे हैं उनको भर दें अच्छे तरीके से मिट्टी से, ताकि अगर बारिश भी हो तो बारिश का पानी उनमें इकट्ठा ना हो। अगला पॉइंट है पानी के बर्तन जैसे कि टंकी हो गई, कूलर हो गए, उनको हमें अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, क्योंकि इनमें आमतौर से पानी भरा रहता है और इनमें आसानी से मच्छर पनप सकते हैं। तालाबों में हमें मछलियां छोड़नी चाहिए ताकि वे मच्छरों के जो लार्वे होते हैं उनको खा सकें। अगला पॉइंट है मच्छरदानी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम मच्छरों से बच सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मच्छरों के जो छोटे बच्चे को लार्वा कहते हैं। जैसे कि हमें पता होना चाहिए मच्छरों के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम लार्वे कहते हैं। ये देखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते, ये पतले पतले भूरे रंग के होते हैं और कीड़े जैसे लगते हैं। ये मच्छरों द्वारा पानी में अंडे देने से बनते हैं। जो घरेलू मक्खी होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? उसका वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे घरेलू मक्खियों से होने वाली कुछ बीमारियां। यहाँ पे हमें कुछ ऐसी बीमारियां बता रखी हैं जो कि मक्खी की वजह से होती हैं। टाइफाइड बुखार, अगला है हैजा, अगला है पेचिस या फिर आप कह सकते हैं दस्त जिसे हम लूज मोशन के नाम से जानते हैं, अगला है टीवी, कुष्ठ रोग या फिर गुल्टी रोग। ये सभी किसकी वजह से होती हैं? घरेलू मक्खी की वजह से होती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मच्छर के पेट की कहानी। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मच्छर जो है वो मादा एनोफिलिस यानी कि फीमेल एनोफिलिस की वजह से होता है। ये वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने यहाँ पे डिस्कवर किया था। उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर मच्छर के पेट को देखा था और पहले तो उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जब उन्होंने मादा एनोफिलिस को देखा तो उनके पेट के अंदर कुछ ऐसे जीवाणु मिले जो कि मलेरिया के दिखाई पड़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए ठहरते हुए पानी में तेल डाल देना चाहिए, क्योंकि इससे मच्छरों का जो प्रजनन होता है वे थम जाता है। तो इस तरीके से हम किसी रुके हुए पानी में भी मच्छरों का प्रजनन रोक सकते हैं। आगे यहाँ पे बता रखा है रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है वह है मलेरिया और चिकनगुनिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कमर सीधी ऊपर चढ़ो, यानी कि हमें माउंटेनियरिंग के बारे में यहाँ पे समझना है। यहाँ पे हमें बता रखा है नेहरू स्टेडियम ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? ये उत्तर काशी में स्थित है। अगला पॉइंट है पहाड़ों की चढ़ाई करने के लिए ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे है बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना चाहिए। पूरे ग्रुप को पहले आगे जाने देना चाहिए, उसके बाद खुद जाना चाहिए ताकि कोई भी इंसान छूट ना जाए। और रुकने का, ठहरने का हमें जगह ढूंढना चाहिए। बीमार पड़ने पर हमें दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ जिम्मेदारी है जो कि ग्रुप लीडर की होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पेचेंद्री पाल के बारे में, जो कि एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला थी और विश्व की 5वीं महिला। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? उनकी चोटी की वो है 8,900 किलोमीटर की ऊंचाई। और नेपाल में ये किस नाम से जानी जाती है? नेपाल में ये सागर मंथा के नाम से जानी जाती है। और माउंट एवरेस्ट किसका भाग माना जाता है? ये नेपाल का भाग माना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बोलती इमारतें। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं गोलकुंडा के किले के बारे में, जो कि हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा की जो बाहरी दीवार है वो 97 बुर्ज की है और साथ ही साथ सन 1518 से लेकर 1687 तक यहाँ पर कुतुबशाही सुल्तानों ने इस पे एक बार शासन किया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पे बता रखा है कुछ डायरेक्शंस के बारे में। इसके अलावा हमें यहाँ पे बता रखा है कि 200 ईस्वी में यह किला मिट्टी का बना था और दूसरे राजाओं ने इस पे राज किया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे गोलकुंडा के किले पर तोपों का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। हमें ये पता होना चाहिए कि गोलकुंडा के किले पे तोपों का इस्तेमाल किसने किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब बहादुर शाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी। और खास बात क्या है, वह इस किले के अंदर घुस भी नहीं पाई और पूरी जो सेना है वो 8 महीने तक किले के बाहर पे बैठी हुई थी। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। कांसा जो होता है वो किसका बना होता है? वो तांबे और तिन का बना होता है। और जो मालापुर किला है वह कहाँ स्थित है? वे केरल में स्थित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सुनीता अंतरिक्ष में। यहाँ पे हम सुनीता विलियम के बारे में जानेंगे। यहाँ पे बता रखा है सुनीता इस पार्ट के अंदर बताती हैं कि वे एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते थे। अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वे तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पानी भी एक जगह टिक कर नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर फिरता रहता है। और वे बताती हैं कि अगर उन्हें हाथ मुंह धोने पड़ते थे तो वे तैरते हुए बुलबुलों को पकड़ के गीले कपड़े से वे हाथ मुंह साफ करते थे। तो इस तरीके से सुनीता अपने कुछ एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे बताती हैं। अगला पॉइंट है वहाँ खाना भी बड़े अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने को
वाले कमरे में जाते थे और उड़ते हुए खाने को झपट कर पकड़ते थे। तो इस तरीके से सुनीता हमें अपने एक्सपीरियंस बताती है। अगला है, अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाल हमेशा वहां पे खड़े रहते हैं। अगला पॉइंट है, आगे वो बताती हैं, चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, इस तरीके से उनकी आदतों में ढालना आसान नहीं था। तो वे बताती हैं कि जिस तरीके से वे खाना खाते थे और नहाने के लिए उन लोगों को जो पानी के जो बुलबुले होते थे वो एक तरीके से इस तरीके से कपड़ों में लगा के वे साफ करते थे और साथ ही साथ वे खाने को झपट के पकड़ते थे। तो इस तरीके से वे बताती हैं कि ये सब चीज़ें आसान नहीं थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप से गई थी। ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हमें बता रखा है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं, के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण कोई भी वस्तु हवा में नहीं उड़ती। पानी के बुलबुले हवा में नहीं उड़ते। जैसे कि सुनीता बताती हैं कि स्पेस में हर चीज हवा में उड़ रही है, वैसे पृथ्वी में क्यों नहीं उड़ रही? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं, ये है जिसकी वजह से सारी चीजें नीचे स्टिक हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, सुनीता बताती हैं, सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। अगला है, टूटता तारा, जिसे हम उल्का के नाम से जानते हैं, जिसे हम उल्काप के नाम से जानते हैं, जो कि मेट्रॉइड होते हैं, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल पे प्रवेश करते हुए आग के गोले की तरह हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इन्हें हम टूटते तारे के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, खत्म हो जाए तो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, अडाल्स की बावरी कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में लगभग 18 किलोमीटर दूर है। जमीन के अंदर तेल कहाँ है, इसका अंदाजा वैज्ञानिक खास तरीके से एक मशीन से लगाते हैं और जो कच्चा तेल निकलता है वे गहरे रंग का गाढ़ा तेल होता है जो काफी बदबूदार होता है। उसके लिए एक स्पेशल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है, खत्म हो जाए तो। यानी कि जो ये हमारे रिसोर्सेस हैं, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ये लिमिटेड होते हैं, ये खत्म हो जाए तो क्या होगा, ये हमें सोच विचार करना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, इसी तेल से हम केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ईंधन, ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन मिलता है। ये जो हम कच्चा तेल निकाल, इसी के मदद से हमें ये सारे ईंधन प्राप्त होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एलपीजी के बारे में, जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं, जो कि खाना पकाने का गैस है। और यहाँ पे हमें बता रखा है, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलता है, ये जो कच्चा तेल हम निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम डिस्कस करेंगे, घर में चूल्हा कैसे जले। यहाँ पे हमें बता रखा है, दुर्गा एक लड़की है जो कि हरियाणा के गांव में रहती है। दिन में कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती है और उन्हीं लकड़ियों से वे चूल्हा जलाती है। दुर्गा को कई महीने से खांसी हो रही है। इसका क्या कारण होगा? इसका यह कारण होगा, जो जलती हुई लकड़ियां हैं उनके जो धुएं हैं वे उसके फेफड़े में जा रहे हैं, जो उसे पीड़ित बना रहे हैं। चलिए अब जरा डिस्कस करते हैं, बसेरा ऊंचाई पर। यहाँ पे हमें कई राज्यों के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पे एक कहानी है जो कि मुंबई से कश्मीर जाते हुए रास्ते की बताई गई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुंबई से कश्मीर जाते हुए हमें कौन कौन से राज्यों से गुजरना पड़ेगा, जो कि है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू। आगे अगर हम देखें कि मुंबई से अगर हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो कौन कौन से राज्य बीच में आएंगे, वो है गुजरात, राजस्थान, ये राजस्थान होगा, अगला है हरियाणा और दिल्ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लेह के बारे में। लेह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता होना चाहिए। लेह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता होने चाहिए। ये सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ पर दूर दूर तक बर्फ के टीले, पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान देखा जाता है।
और अगर आप लेह यानी कि लद्दाख जाएँगे, तो वहाँ पे आपको लोग झूले-झूले करके स्वागत करेंगे। ये झूले-झूले जो शब्द है वहाँ पे स्वागत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि लेह में घर किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेह के जो घर होते हैं वे 2 मंजिले होते हैं और पत्थर से काट कर बनाए जाते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें, एक के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है, इस तरीके से घर तैयार होते हैं और जो उन पर साथ ही साथ मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। अगर हम फ्लोर वाइज़ यहाँ पे देखें तो फ्लोर के नीचे की जो मंजिल होती है उसमें कोई खिड़की नहीं होती और साथ ही साथ नीचे की मंजिल में यहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं और इसको मजबूत बनाने के लिए अंदर पे घास फूस रखे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे घर तैयार होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जरा हम डिस्कस करेंगे एक इलाका जिसे हम चांग थाग के नाम से जानते हैं। ये लगभग 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं और ये एक मैदानी इलाके हैं जो कि लद्दाख में स्थित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जरा डिस्कस करेंगे छांगपा के बारे में। छांगपा क्या है? ये घुमंतू लोग होते हैं जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, यानी कि एक जगह पे ये स्थित नहीं होते। और यहाँ पे बता रखा है ये लोग अपने भेड़ बकरियों के झुंड को लेके मैदानी इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ये लद्दाख के क्षेत्रों में ये अधिकतर स्थित है और इन्हें हम छांगपा के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें छांगपा के बारे में कुछ और पॉइंट। यहाँ पे हमें बता रखा है छांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की सबसे जो मशहूर पश्मीना शॉल है ये बनाई जाती है। जिनकी जितनी ऊंचाई पे ये लोग होंगे उतने ही जो बकरियों के बाल होंगे वे ज़्यादा रेशमी और ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे हमें बता रखा है छांगपा की भाषा क्या होती है? छांग थांग। इसका मतलब है जहाँ कम लोग रहते हैं। अब चलिए अभी हमने पश्मीना शॉल की बात की, पश्मीना ऊन की बात की, जरा इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं मशहूर पश्मीना को। यहाँ पे हमें पहला पॉइंट बताया गया है, माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है, लेकिन ज़्यादा ये मोटा नहीं होता। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की खास नस्ल से जो कि छांगपा द्वारा पाली जाती है और यहाँ पे बता रखा है एक बुनकर लगभग 250 घंटे बुनाई करके एक पश्मीना शॉल तैयार करते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं। रेबो क्या है? रेबो जहाँ भेड़ बकरियां पाली जाती हैं खास करके जिनसे पश्मीना शॉल बनती है, ये उनको रखने की जगह है और इन्हें शांगपा लेखा के नाम से भी जानते हैं। अब जरा हम डिस्कस करेंगे कि श्रीनगर के घर किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउस बोट के बारे में। हाउस बोट के बारे में यहाँ पे बता रखा है श्रीनगर में हाउस बोट 80 फीट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी अगर हम चौड़ाई देखें तो ये 8-9 फीट तक होते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं। बोट की तरह दिखने वाली ये जो लंबे डोंगे होते हैं ये पानी में तैरते हैं और श्रीनगर में जो झील होते हैं और झेलम होते हैं नदी, इनमें ये कई सारे परिवार इन डोंगे में रहते हैं। आगे हमें यहाँ पे हाउस बोट के बारे में बता रखा है। हाउस बोट और कई बड़े जो घर होते हैं इनके अंदर छत में लकड़ी की सुंदर नक्काशी की जाती है। इनमें खास तरीके का डिज़ाइन जिसे हम खत्म बंद के नाम से जानते हैं, इनकी डिज़ाइन की जाती है। अब चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। आगे जरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ के घर की खासियत क्या है। इनके यहाँ कुछ जालीदार खिड़कियाँ होती हैं जो बाहर की तरह उभरी होती हैं जिसे हम डब के नाम से जानते हैं। अब चलिए जरा हम डिस्कस करें बकरवाल जनजाति के बारे में। ये जो बकरवाल जनजाति है ये जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाके में रहती है और यह लगभग बुनियादी तौर पे गुर्जर समाज के हैं और सुखदार लोग हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं जब धरती कांपी, यानी कि यहाँ पे हम भूकंप के बारे में जरा डिस्कस करने वाले हैं। भूकंप आने पर क्या होता है? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि भूकंप आने पे हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? घर के बाहर आ जाना चाहिए किसी खुले इलाके में। और इसके अलावा और क्या करना चाहिए? और इसके अलावा हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए अगर हम घर के अंदर हैं तो हम लोगों को किसी मजबूत चीज़ के अंदर बैठ जाना चाहिए। यहाँ पे हमें बता रखा है रिक्टर पैमाना भूकंप के
तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए एक गणितज्ञ पैमाना है। और सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र को हम कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कौन करेगा यह काम। इसमें गांधी जी के करीबी लोगों के बारे में यहाँ पे हमें बता रखा है। महात्मा गांधी जी के करीबी साथी थे महादेव देसाई और इनके जो बेटे थे वे थे नारायण भाई देसाई। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि साबरमती आश्रम कहाँ है। ये गुजरात में स्थित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे देश का संविधान कब और किन की अगुवाई में बना था। हमारे देश का जो संविधान था वे बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 26 नवंबर 1949 में बनके तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। इसे बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ये 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और इनकी मृत्यु जो हुई थी ये 26 जनवरी 1948 में हुआ था। और इनकी आत्मकथा को हम किस नाम से जानते हैं? माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, सत्य के उपयोग। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं आंतली दीवार। इसके अंदर सबसे पहले हमें विक्टोरिया टर्मिनल के बारे में बता रखा है। ये एक रेलवे स्टेशन है जो कि मुंबई में स्थित है। और शोलापुर कहाँ स्थित है? ये भी मुंबई में स्थित है। इसके अलावा हमें 2 और बास्केटबॉल टीम के बारे में बता रखा है। नाग पांडा और अफसाना मसूरी 2 एक ऐसी बास्केटबॉल टीम है जो कि मुंबई में खेली जाती है। अब चलिए कुछ एक नोट डिस्कस करें। यहाँ पे हमें बता रखा है इस पार्ट के अगर हम इस पार्ट को क्यों रखा गया था। यह पार्ट हमें लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए रखा गया था। अब अगले पार्ट में हमें यहाँ पे बता रखा है जाए तो जाए कहाँ। यहाँ पे हमें सबसे पहले बांध के बारे में बता रखा है। नदी को रोककर एक बड़ा दीवार तैयार करना, एक तरीके से पानी को रोकने को ही हम बांध बोलते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में हमें बांध के बारे में बता रखा था। अब हम डिस्कस करेंगे किसके जंगल। यहाँ पे हमें बता रखा है कुड़ुक भाषा कहाँ बोली जाती है। ये झारखंड में बोली जाती है। और आगे हमें बता रखा है सूर्य मंडी और पत्रकार बासवी दीदी मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करते हैं। कुड़ुक भाषा में तोराक का मतलब है जंगल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो तुंद्रा केंद्र है इसमें कुड़ुक समाज और आदिवासियों की किताबों को खासकर संभाल के रखा गया है। और इनके गाने बजाने की चीजें और तरह तरह के जो ढोल हैं वे भी शामिल हैं। क्योंकि हम यहाँ जंगल को बचाने के कानून के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जंगल का कानून 2007 के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसके अंदर बताया गया था आदिवासियों के लिए खास करके ये जंगल कानून बनाया गया था, जिसके अंदर बताया गया था अगर कोई लोग या फिर कोई समाज के लोग किसी जंगल के अंदर 25 वर्ष से अधिक एक जंगल के अंदर रहते हैं तो उस जंगल के अंदर पैदा होने वाली चीजों में उनका हक हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।